तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं एंड तुम अभी से केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। जैसे केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी हो जाती है लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म्स रिएक्टेंट्स ही समझ में नहीं आ रही है एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी सारी रिएक्शंस है याद ही नहीं हो रही है। एंड अगर तुम इनमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो फटाफट से कमेंट्स में लिख दो यस एंड ये वीडियो 100% तुम्हारे लिए। सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर। आई हैव मेंटोर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो आज टॉप आईआईटीज और एनआईटीज के अंदर पढ़ रहे हैं। सो आज की वीडियो के अंदर मैं केमिस्ट्री के तीनों पार्ट्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टेप बाय स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा, बेस्ट बुक्स बताने वाला हूं एंड कुछ गलतियां बताऊंगा जो कि तुम्हें बिल्कुल भी किसी भी हालत में फॉलो नहीं करनी है। सो ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा क्लास 11th में 12th में ड्रॉपर स्टूडेंट है, तुम्हें शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। एंड फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम जे 2027 एग्जाम देने वाले हो फिर जे 2028। फटाफट से कमेंट्स में जरूर लिख दो, इससे मुझे आइडिया लगेगा कितने बच्चे क्लास 11th के, कितने बच्चे क्लास 12th के, जिससे कि मैं अपनी फ्यूचर वीडियोस को प्लान कर सकूं। तो सबसे पहले बता दूं, केमिस्ट्री कोई एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड तीनों सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी एंड डिफरेंट अप्रोच लगेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। एंड यहाँ पे 90% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि भैया लेक्चर्स तो आसान लगते हैं, जब क्लास में टीचर पढ़ाता है तो समझ में भी आता है एंड जब टीचर क्वेश्चन या एग्जांपल कराता है तो वो भी क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम घर आते हैं एंड खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं तो एकदम माइंड ब्लैंक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। लेकिन ऐसा भैया होता क्यों है? एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है कि बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री को थ्योरी सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं। वो नोट्स बनाते हैं, हाईलाइट करते हैं, फॉर्मुलाज वगैरह अच्छे से लिखते हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बारी आती है एकदम गायब हो जाते हैं। देखो भाई, मैं सीधे बात करता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारे मैथ सब्जेक्ट की तरह है जहां पे सिर्फ थ्योरी से या फिर फॉर्मुले से काम नहीं चलेगा, वहां पे तुम्हें एप्लीकेशन भी आना चाहिए कि उस फॉर्मुले को कैसे अप्लाई करना है। लेकिन डोंट वरी, अब मैं तुम्हें 3 स्टेप्स में बताऊंगा कि कैसे तुम अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को फिक्स कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप है कि लेक्चर्स की बिंज वॉचिंग बंद कर दो। जो तुम 6-6, 8-8 घंटे लगातार लेक्चर्स देखते चले जाते हो ना, सुबह से लेकर शाम तक, तो वे लगता है कि मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में तुम वहां से कुछ सीख नहीं रहे हो, ना ही कुछ समझ रहे हो। ये एकदम गलत अप्रोच है। तुम्हें क्या करना है, हर लेक्चर के बाद जो भी 1 से 1.5 घंटे का तुम्हारा लेक्चर है, एक प्रॉपर पॉज लेना है एंड उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तुम्हें 5 से 6 सवाल सॉल्व करने ही करने हैं। आई नो स्टार्टिंग में तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे एंड यही तुम्हारी रियल लर्निंग होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब तुम क्वेश्चंस को गलत करोगे वहीं से तुम समझोगे कि मैं क्वेश्चंस को क्यों गलत कर रहा हूं, क्या मैं कॉन्सेप्ट गलत लगा रहा हूं, क्या मैं फॉर्मुला गलत लगा रहा हूं। एंड विद इन अ वीक और 2 वीक्स के अंदर तुम खुद से सीख जाओगे कि कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के अंदर कैसे अप्लाई करना है। सेकंड स्टेप है, फॉर्मुला का रट्टा मारना बंद करो, बल्कि पैटर्न बनाओ। भैया इसका क्या मतलब है? एक एवरेज स्टूडेंट और टॉपर के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, वो फॉर्मुलाज का रट्टा मारता है, वो भी विदाउट अंडरस्टैंडिंग। एंड जब वो पेपर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने जाता है, उसे बस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो फॉर्मुला पेस्ट कर देता है। वहां पे कौन सा पॉजिटिव साइन आना है, नेगेटिव साइन आना है, कुछ चेंज करने फॉर्मुले के अंदर, उसे कुछ समझ नहीं आता है एंड इसी वजह से जेईई जैसे एग्जाम में उसके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। वहीं पे एक टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, वो फॉर्मुले को पहले समझता है कि वो डिराइव कैसे हुआ है, उसका कुछ लिंक बनाता है, स्टोरी बनाता है, जिससे कि वो फॉर्मुला हमेशा के लिए उसे याद रहता है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी वो क्वेश्चन में फॉर्मुला अप्लाई करता है तो वो सारी चीजें देखता है कि उसमें पॉजिटिव साइन लग रहा है, नेगेटिव साइन लग रहा है, या फॉर्मुले के अंदर थोड़ी चीजें चेंज तो नहीं करनी है। एंड इसी वजह से एक एवरेज स्टूडेंट फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस गलत कर देता है और एक टॉपर स्टूडेंट हमेशा सही क्वेश्चंस करता है। तो तुम्हें सिर्फ फॉर्मुले रटने नहीं है बल्कि उन्हें स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझना है। तीसरा स्टेप है, कैलकुलेशन एरर से बचो। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस इसलिए गलत नहीं होते कि तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता, बल्कि वो इसलिए गलत होते हैं कि तुम कैलकुलेशन एरर्स कर देते हो। आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, जब आते हुए क्वेश्चंस गलत होते हैं ना, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो कैलकुलेशन एरर्स अवॉइड करने के लिए तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बहुत ही नीट एंड क्लीन अच्छे से लिखो। ऐसा नहीं कि भाई तुम खुद ही कंफ्यूज हो गए, तुमने स्टार्ट कहां से किया था और एंड कहां पे कर रहे हो। दूसरी चीज, जितने भी सिली मिस्टेक्स है, जैसे कि यूनिट मिस कर देना, साइन कन्वेंशन गलत कर देना, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लगा देना, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा देना, उन सारी चीजों को अच्छे से चेक करना है। एंड साथ में एक छोटी सी मिस्टेक नोटबुक जरूर बना लेना, जो कि तुम्हारे लिए प्रो टिप है। उसमें क्या होगा, जो भी तुम गलतियां रेगुलरली कर रहे हो साथ के साथ में छोटी सी लाइन बाय लाइन लिख लो। उससे क्या होगा कि जब भी तुम पेपर देने जा रहे हो या फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जा रहे हो, उससे पहले वो मिस्टेक नोटबुक में जो भी तुम गलतियां करते हो एक बार रिव्यू कर लो। उससे क्या होगा, कॉन्शियसली तुम्हारा ब्रेन वो गलतियां पेपर के अंदर, टेस्ट के अंदर या प्रैक्टिस के टाइम पे नहीं करेगा। सो फिजिकल केमिस्ट्री के मैंने तुम्हें 3 स्टेप्स बता दिए, अच्छे से फॉलो करना। फर्स्ट, लेक्चर्स की बिंज वॉचिंग मत करो, साथ में प्रैक्टिस भी करो। सेकंड, फॉर्मुलाज को रट्टा मत मारो, समझ के फॉर्मुलाज को याद करो। एंड तीसरा, कैलकुलेशन एरर से बचो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ये एक ऐसा पार्ट है जो बच्चों का कॉन्फिडेंस सबसे जल्दी ब्रेक करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे एक रिएक्शन करते हैं तो 20 और नई रिएक्शन आ जाते हैं, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट किया 2 नए और चैप्टर आ जाते हैं। एंड ऐसे ही करते करते बच्चों को खुद से स्लोली लगने लगता है कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे बस की नहीं है, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगी। देखो एकदम सीधी बात बोलूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए टफ नहीं है कि उसमें बहुत
सारी रिएक्शंस है, बल्कि वो इसलिए टफ है कि तुम उसमें रट्टा मारते हो, उसमें समझने की कोशिश नहीं करते हो। एंड मैं लिटरली बोल रहा हूं, अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने जाओगे, उसे टाइम दोगे, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता फुल ऑन फुल स्कोर करने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सो अब मैं तुम्हें अगले 3 स्टेप्स में बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है और उसकी क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए। तो स्टेप 1 है जीओसी को ऑपरेटिंग सिस्टम समझो। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक चैप्टर है, अगर तुम्हारी ट्रिगो वीक रह जाती है तो पूरी कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, कैलकुलस तुम्हारा पूरा वीक रह जाता है। सिमिलरली तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अगर जीओसी वीक रह जाता है तो जितने भी क्लास 11th के हाइड्रोकार्बन है, फिर क्लास 12th के चैप्टर्स है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये जितने भी चैप्टर्स है वो सारे वीक रह जाते हैं। एंड जब हमारा जीओसी वीक रह जाता है तो हम ये सारी रिएक्शंस को रटना चालू कर देते हैं, एंड रटने से कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तुम्हें क्या करना है, जीओसी को स्ट्रॉन्ग करना है। जितने भी कॉन्सेप्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, फिर एसिडिक बेसिक नेचर हो गया, ये सारी चीजें अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेनी है। सेकंड स्टेप है मेक रिएक्शन क्लस्टर। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 200 से ज्यादा रिएक्शंस है, अगर तुम एक एक करके याद करने गए तो नेक्स्ट टू इंपॉसिबल इन सबको याद रखना। तो तुम्हें क्या करना है, जो कि टॉपर्स भी फॉलो करते हैं, तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पे रिएक्शंस के क्लस्टर बना लेने हैं। फॉर एग्जांपल SN1 SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसका रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, सो जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो सारी एक साथ लिख लेनी है। इसी के साथ में जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, उसकी सारी रिएक्शंस एक साथ लिख लो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, उन सबकी एक साथ रिएक्शंस लिख लो। फॉर एग्जांपल तुम्हें एक नोटबुक लेनी है, लेफ्ट साइड में तुम्हें क्या करना है, मैकेनिज्म लिख लेना है, राइट साइड में उस मैकेनिज्म से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस है वो लिख लेनी है। फिर नेक्स्ट पेपर में अगेन मैकेनिज्म रिएक्शन। इससे क्या होगा, जब भी तुम रिवीजन करने बैठोगे तो तुम्हारे इस माइंड में एक स्टोरी होगी, सारी चीजें आपस में लिंक्ड होगी। तुम रैंडमली रिएक्शंस को याद नहीं कर रहे हो, अब तुम एक लिंक की तरह याद कर रहे हो, एक मैकेनिज्म के थ्रू याद कर रहे हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेप है नेम रिएक्शंस की एक प्रॉपर लिस्ट बना लो। जेईई के अंदर 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे आते ही आते हैं जिनके अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेम रिएक्शंस का यूज होता ही होता है। तो नेम रिएक्शंस को तुम किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, प्रॉपर लिस्ट बनानी है। सबसे पहले नेम लिखना है, फिर रिएक्टेंट, फिर प्रोडक्ट, फिर कंडीशन और फिर एक मेमोरी हुक। फॉर एग्जांपल एल्डोल कंडेंसेशन एक रिएक्शन है, तो नाम क्या हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन। रिएक्टेंट क्या हो गया, इसमें एल्डिहाइड या कीटोन या फिर अल्फा हाइड्रोजन हो गया। प्रोडक्ट भी आप इसमें देख सकते हो। एंड कंडीशन में कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज है उस रिएक्शन से रिलेटेड वो मेंशन कर देना है। मेमोरी हुक में तुम्हें क्या मेंशन करना है, जैसे एल्डोल है तो एल से होता है एल्डिहाइड और ओएल से होता है अल्कोहल, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्डिहाइड और अल्कोहल का मिक्सचर होगा। सो ऐसे करके तुम्हें हर एक नेम रिएक्शन के लिए लिस्ट बनानी है। स्टार्टिंग में आई नो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर स्टार्टिंग में टाइम दे दोगे, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे प्रैक्टिस के टाइम पे, पढ़ते टाइम सबसे ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन एग्जाम के टाइम में तुम सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में, सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर लोगे अगर ये सारी चीजें अच्छे से करते हो। नाउ अब बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बच्चे दो एक्सट्रीम में लेके जाते हैं, या तो पूरा रट्टा मारते हैं, कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं कि भैया पेपर के 1-2 महीने पहले पढ़ूंगा। वो एकदम गलत अप्रोच है दोनों ही। तुम्हें क्या करना है, ये 3 स्टेप्स अच्छे से फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप इज एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ना है। सबको पता है जेईई के अंदर 90% ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठकर आते हैं, फिर वो जेईई मेंस हो या फिर जेईई एडवांस हो। तो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे सही तरीके से कैसे पढ़ते हैं। पहले मैं एक रॉन्ग अप्रोच बताऊंगा जिसे बहुत सारे 95% बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे, उसमें प्रॉपर रीड करेंगे, उस पॉइंट्स वगैरह हाईलाइट करेंगे, एंड वो हाईलाइट करके किताब को बंद कर देंगे, एंड फिर उसे कभी ओपन नहीं करते हैं। ये एकदम रॉन्ग अप्रोच है, ऐसे तुम्हें एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। तुम्हें एक्टिव रिकॉल मेथड फॉलो करना है। तुमने एनसीईआरटी खोली, तुमने एक पेज अच्छे से पढ़ना है, उसे एक पेज को अच्छे से पढ़ो, फिर एनसीईआरटी को बंद कर दो, फिर एक खाली पेपर लो और पेन लो, एंड जो भी तुमने उस पेज के अंदर पढ़ रहा, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टॉपिक्स हैं, वो हेडिंग वाइज बुलेट पॉइंट्स में सारी चीजें लिख लो। अब तुम्हें फिर से पेपर खोलना है, बुक खोलनी है, एंड तुम्हें मैच करना है कि क्या सारी चीजें तुमने लिखी। जो भी मिसिंग चीजें होंगी फिर उसमें ऐड कर दो। इससे क्या होगा कि जो भी तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारी ब्रेन में अच्छे से सेटल हो जाएगा, और दूसरी चीज साथ के साथ तुम्हारे एनसीईआरटी के नोट्स बनते जाएंगे। फ्यूचर में क्या होगा कि तुम्हें वापस से एनसीईआरटी बुक खोलने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम पेपर से पहले पढ़ोगे, मॉक टेस्ट से पहले पढ़ोगे, जस्ट अपने नोट्स को खोल लो जो भी तुमने बुलेट पॉइंट्स पे लिखे थे, एंड उसे ही बार बार रिवाइज करो। इससे तुम्हारा टाइम बचेगा। एंड मैं लिटरली बोल रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इससे बेस्ट चीज कुछ नहीं हो सकती। सेकंड स्टेप है पीरियोडिक टेबल की एक प्रॉपर स्टोरी बनाओ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक इसलिए रह जाती है कि बच्चों को ट्रेंड्स वगैरह याद नहीं होते, एलिमेंट्स के नाम याद नहीं है, किसकी क्या प्रॉपर्टीज है याद नहीं है। तुम्हें क्या करना है, एक प्रॉपर चार्ट लेना है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, और सारे जितने भी आयनाइजेशन एंथैल्पी और जितने भी एंथैल्पीज होती है सबके ट्रेंड्स अच्छे से याद कर लो। आयनिक रेडियाई हो गया, एटॉमिक रेडियाई हो गए, सारी चीजें अच्छे से याद कर लो। अगर ये याद रहेंगी तो तुम इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस को यूं ही सॉल्व कर लोगे। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है मेक एक्सेप्शन नोटबुक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 70% क्वेश्चंस एक्सेप्शन से ही आते हैं।
डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते तो फिर जेई के अंदर सब बच्चे मार्क्स लेके आ जाते। सो तुम्हें क्या करना है, नॉर्मल ट्रेंड्स तो अच्छे से फॉलो करने, लेकिन साथ में एक एक्सेप्शन नोटबुक बना लेने। जितने भी एक्सेप्शंस है पॉइंट बाय पॉइंट या चैप्टर वाइज सारे एक्सेप्शंस उसमें लिख लो एंड टाइम टू टाइम उसे देखते रहा करो, रिवाइज करते रहा करो। बहुत कम टाइम लगेगा, 5 मिनट के अंदर वो सारे एक्सेप्शंस को तुम रिवाइज कर लोगे एंड वो 5 मिनट तुम्हें कम से कम 10 सवाल देंगे पेपर के अंदर। 10 मतलब तुम्हारे 30 से 40 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। सो ये तीनों स्टेप्स को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अच्छे से फॉलो करने हैं। नाउ अब बात करेंगे हाई वेटेड चैप्टर्स की। इस पार्ट के लिए बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे एंड ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं क्लास 11 12 के कंबाइंड चैप्टर्स बताऊंगा एंड 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, जो कि तुम्हें स्क्रीन पे चैप्टर्स दिख रहे होंगे, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, फिर थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ये हो गए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होंगे, जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री, ये सारे लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो पहले तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने, जिनसे कम से कम क्वेश्चन आते हैं, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, स्क्रीन पे तुम्हें चैप्टर्स दिख रहे होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी हो गया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अमाइंस हो गया, अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से, बायोमोलिक्यूल्स हो गए, पॉलीमर्स हो गए, ये सारे लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। सिमिलरली तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स। इन सभी चैप्टर्स के तुम स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पेन नोटबुक लेके अपने चैप्टर्स लिख लो, लिस्ट तुम अपने रूम में चिपका लो। तुम्हें पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये हाई वेटेड चैप्टर्स हो गए। अब हम बात करेंगे बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर केमिस्ट्री। देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा, अगर तुम किसी कोचिंग के अंदर एनरोल्ड हो एंड उस कोचिंग का मटेरियल अच्छा है, एंड जितनी भी ऑनलाइन कोचिंग्स है, जितनी भी पॉपुलर ऑनलाइन कोचिंग्स है या ऑफलाइन पॉपुलर कोचिंग्स है, उनका मटेरियल ऑब्वियसली अच्छा होता है जेईई मेंस और एडवांस के लिए। कैसे बोल रहा हूं, होता है जेईई मेंस और एडवांस के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तुम्हें अपने कोचिंग मटेरियल को ही अच्छे से फॉलो करना है। एनसीईआरटी कर लो, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज लगा लो एंड अपने कोचिंग मटेरियल को कर लो, ये सफिशिएंट है। लेकिन स्टिल तुम ऐसे स्टूडेंट हो, नहीं भैया, या तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, मुझे रेफरेंस बुक बताओ, या मैंने अपनी कोचिंग का मटेरियल सॉल्व कर दिया, अब मुझे रेफरेंस बुक करनी है। सो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक किताब है एन अवस्थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक किताब है एमएस चौहान, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ एक किताब है एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अगेन मैं बोल रहा हूं कि भैया अपनी पहले कोचिंग मटेरियल को अच्छे से कर लेना, फिर रेफरेंस बुक पे आना, ठीक है। सो गाइस, यही था आज की वीडियो में एंड मैंने तुम्हें एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता दी है, फिर वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। एंड लिटरली बता रहा हूं, मैंने भी अपने टाइम पे जेईई दिया था, मुझे भी 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सारे पॉइंट्स बताए। इवन मैं टॉपर्स के साथ डिस्कशन करता रहता हूं, मीट करता रहता हूं, उन सब से भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिए एंड सब चीजों को कंबाइन करके तुम्हें परोस दिया है। एंड अब तुम्हारे हाथ में कि तुम्हें इसे यूज करना है कि इसे वेस्ट करना है। अगर इसे यूज करना है तो भाई आज से, अभी से, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, लेकिन अगर तुम एग्जीक्यूट करना चालू कर दो तो तुम टॉपर बन जाओगे, तुम आईआईटी निकाल लोगे। एंड तुम अगर एग्जीक्यूट नहीं करोगे इसे, हर स्ट्रैटेजी वीडियो की तरह इसे भी ऐसे ही अवॉइड कर दोगे, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम इंप्रूव नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अपने आप को बेटर बनाना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, तो एग्जीक्यूशन से होगा। सिर्फ सोचने से, स्ट्रैटेजी देखने से, प्लान बनाने से कुछ नहीं होता। प्लान दुनिया बना रही है, प्लान छोटा बनाना हो लेकिन उसे एग्जीक्यूट अच्छे से कर लो, ठीक है। बाकी अगर तुम्हारे कुछ डाउट रह जाते तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल दी वेरी बेस्ट।